CNBC आवाज और मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप पर। मैं हूं मनीषा गुप्ता। दालों पर क्या है देश का हाल? इंपोर्ट की कम या बंद होने की कोई स्थिति है? सरकार क्या नीति बना सकती है और देश दलहन में कब तक आत्मनिर्भर होगा? ये सभी सवाल हमने पूछे हैं नेफेड के एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील कुमार सिंह से। एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने इन सब मसलों पर जवाब किया है। आइए सुनते हैं पूरी बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज का ये स्पेशल प्रोग्राम दालों पर हम लेकर आए हैं दिल्ली से, जहां पर एक बहुत बड़ी दालों की समिट है और हमारे साथ बहुत खास मेहमान भी हैं। सुनील कुमार सिंह जी नेफेड से। सुनील जी, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए आज हमें। सबसे पहले जिस तरह से 2024 रहा, स्टॉक लिमिट्स भी लगी, रिकॉर्ड इंपोर्ट्स भी हुआ, प्राइसेस बहुत वॉलेटाइल थे, सरकार की तरफ से इतने सारे मेजर्स भी आते रहे। 2025 की शुरुआत कैसी हुई, आप क्या कहेंगे? जैसे कि आपने मुझे पैनल में सुना, 2024 खत्म हो चुका है और 2025 जो है वो बहुत कंफर्टेबल ईयर रहने की उम्मीद है। और आपके कल के डिस्कशन से भी इमर्ज हुआ कि टूअर की बहुत अच्छी प्रोडक्शन है एंड इनफैक्ट जो ओवरसीज की प्रोडक्शन है उसके लिहाज उसको देखते हुए टूअर की फसल अच्छी है, प्राइस उसके ठीक रहेंगे। जो लेंटिल है, जो मसूर दाल हम कहते हैं, उसकी भी फसल बाहर अच्छी है और साथ साथ जो हमारी अभी भारत में स्टॉक होल्डिंग है मसूर की, तथा जो लोकल रबी की प्रोडक्शन है, उसके सारे स्टॉक को मिलाते हुए देखा जा रहा है कि मसूर की भी प्राइसेस काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगी। मूंग की तो प्राइस पहले से ही कंफर्टेबल है और चने की जो प्राइस लेवल है, जो पिछले साल हमने काफ़ी तेजी देखी थी, उसकी तुलना में जो ऑस्ट्रेलिया से अभी जो स्टॉक आया, येलो पीस का जो स्टॉक आया और जो पॉलिसीज बहुत सही समय पर उस पर डिसीजंस लिए गए और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के फार्मर्स ने जो पॉलिसी डिसीजन इंडिया ने मई 2024 में लिया था, उसका लाभ उठाते हुए उन्होंने भी अपनी प्रोडक्शन में काफ़ी बढ़ोतरी की। और इन सब कारणों से भारत पिछले साल भी अपने दालों की जो सप्लाई पोजीशन है उसको सुगम बनाए रखा और मुझे उम्मीद है कि 2025 और उससे अच्छा रहेगा। आपने कहा सही पॉलिसी सरकार ने यहाँ पर ली है। जी हाँ, प्राइसेस उससे कंटेन हुए हैं, किसानों को भाव भी मिले हैं, कंज्यूमर्स के लिए भी बेहतर है। ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा जरूर यहाँ पर डिबेट है कि होलसेल में भाव गिरे हैं, लेकिन रिटेल में बहुत ज्यादा नहीं गिरे हैं। हैविंग सेड दैट, जो सर्टन पॉलिसीज हैं या फिर अब जैसे माना जा रहा है कि पीली मटर के साथ क्या होगा, मार्च 31 के बाद क्या होगा, तो ये अनसर्टनिटी का पीरियड है, आप कहेंगे थोड़ा मुश्किल है दालों वालों के लिए? अनसर्टेनिटी की पीरियड है ही नहीं। इनफैक्ट ये जो इंडस्ट्री है उसको अनसर्टेनिटी की बात कर रही है। यदि हम डेट्स की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इतने रिलैक्सेशंस दिए हैं उसके उन्होंने एक सेट ऑफ टाइम दे रखा है। अब उन पे निर्भर करता है कि बाजार दर को देखते हुए, बाजार हालत को देखते हुए, उत्पादन को देखते हुए उस पर वो आगे उस पर कोई फैसला लेने की जरूरत है या फिर जो पॉलिसी एक्सटेंशन है जिस दरमियान तक है वो खत्म होती है, आगे बढ़ती है। तो इसमें सरकार की तरफ से कोई, मुझे नहीं लगता कि नॉन क्लियरिटी है जिस पर इतनी सवालें या इतनी चीजें देखी जा रही है। और सरकार ने अभी आपने देखा होगा कि 31 मार्च 2025 तक ऑस्ट्रेलिया से चने के आयात पर 0% की सीमा शुल्क लगा रखी है। पहले जो था उसमें उन्होंने ये छूट दी है। उसी तरीके से जो पॉलिसी डिसीजंस येलो पीस का था उस पर भी उन्होंने एक तात्कालिक छूट दी है। तो तूर की जो इम्पोर्ट या आयात की पॉलिसी है उसको एक्सटेंड किया 31 मार्च 2026 तक। तो यह सरकार जो अपने निर्णय ले रही है तो वो सबके हित में है, कंज्यूमर के भी हित में है और साथ साथ फार्मर के भी हित को देखा जाएगा। तो पॉलिसी में ऐसी कोई बात नहीं है जहाँ पे कोई अनिश्चितता है या कोई इंडस्ट्री को ऐसा लग रहा है फिलहाल, बट आई एम श्योर यहाँ पर 31 मार्च का इंतजार फिर भी रहेगा। सुनील जी, एक चीज आपसे समझाने का यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि दो चीजें होती हैं जब आप नेफेड में काम करते हैं। एक प्रोक्योरमेंट होती है, दूसरा बफर स्टॉक क्रिएट करना होता है, MSP को सपोर्ट करना होता है। तो किस तरीके से एज ऑफ नाउ आप ज्यादातर कमोडिटीज, चाहे वो सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, दालें हैं, कैसे देख रहे हैं उसे? देखिए, नेफेड 23 में जो 23 नोटिफाइड कमोडिटीज हैं पल्सेस एंड ऑयल सीड्स के, उसकी 16 कमोडिटीज के MSP को एडमिनिस्टर करता है और जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है उनके अंदर हम PSS का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के तहत हम
पीएसएफ का संचालन करते हैं। पीएसएफ का संचालन बफर स्टॉक ऑफ पल्सेस के मेंटेनेंस के लिए होता है और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए जो पीएसएस का हम संचालन करते हैं वो उससे हम कोशिश करते हैं कि जो सरकार समर्थन मूल्य निश्चित करती है उन पल्सेस एंड ऑयलसीड्स के लिए, उसको हम 90 दिन के मियाद में जो हार्वेस्ट पीरियड होता है, जब खरीदने की प्रक्रिया जारी रहती है, उस पीरियड में हम उनको दें। अभी अभी आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी मात्रा में नाफेड तथा एनसीसीएफ को ऑलमोस्ट 2 मिलियन मेट्रिक टन सोयाबीन तथा 1.7 मिलियन मेट्रिक टन के करीब ग्राउंडनट की खरीदी की, क्योंकि उनके जो बाजार दर थे वो एमएसपी से नीचे चल रहे थे। साथ ही साथ हमने तुअर की भी खरीदी अभी शुरू कर दी है बहुत सारे राज्यों में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कल से महाराष्ट्र में भी शुरू हो गया है और बहुत जल्दी मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में भी इसकी खरीदी शुरू होगी। इसी दौरान जब ये तुअर की खरीदी चलती रहेगी तो मार्च से आप यदि जरूरत पड़ी तो चना तथा सरसों दोनों की खरीदी हम समर्थन मूल्य पर शुरू करेंगे। तो ये हमारे लिए एक अच्छा मौका होता है जो हम अपने इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के माध्यम से फार्मर्स को उनको लाभ पहुंचा सकते हैं। सुनील जी, अब मैं एक पर्टिकुलर कमोडिटीज पे आना चाहूंगी और सबसे पहले सोया से शुरुआत करना चाहूंगी। जिस तरह से प्राइसेस लगातार गिर रहे थे, ग्लोबल ग्लट भी था, ज्यादातर सोया ट्रेडर्स, सोया एज स्टेक होल्डर्स का कहना है कि अगर नेफेड नहीं लेती तो प्राइसेस में सपोर्ट ही नहीं आता। एज ऑफ नाउ जिस तरह की आपने बाइंग की है, क्या वो, अगर हम उसको रिकॉर्ड से कंपेयर करें तो किस तरह की ये बाइंग है और क्या और आगे खरीदारी होने वाली है? ये रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट है और ये नाफेड ने कभी भी इतनी बड़ी मात्रा में सोयाबीन की खरीदी नहीं की थी, लेकिन इस बार बाजार दर 500 से 600 रुपये एमएसपी जो 4,892 है उसके नीचे रही, तो हमें किसानों से खरीदना पड़ा। और आपको जानकर खुशी होगी कि शुरुआती दौर में हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब राज्यों में व्यक्तिगत रूप से जाकर के हमने जो शुरू में जो ग्राउंड लेवल की प्रिपरेशंस थी उसका जायजा लिया और इन्हीं सब कारणों से स्टेट मशीनरी भी काफ़ी आगे आई और इतनी बड़ी मात्रा में हम खरीद पाए। लेकिन हाँ, यह एक चिंता का विषय है कि इतनी खरीदी होने के बावजूद भी अभी भी जो सोयाबीन का दर है वो एमएसपी से नीचे चल रहा है। बहुत सारे 2-3 राज्यों में राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने उनके प्रोक्योरमेंट पीरियड को भी आगे बढ़ाया है। जी हाँ, 15 साल में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि सोयाबीन एमएसपी के नीचे गई है और काफी सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर सिद्ध किए जा रहे हैं। अब बात यहाँ पर इस तरह की रिकॉर्ड होल्डिंग जब आप करते हैं तो क्या सरकार के वेयर हाउसेस पर्याप्त होते हैं या फिर प्राइवेट या बाहर जाना पड़ता है और उसकी क्या प्रक्रिया है? देखिए, ऑपरेशनल इश्यूज में तो ये कभी कभी कहीं प्रॉब्लम आती है जहाँ पे किसी भी वेयर हाउस की जो क्षमता है, हो सकता है कि लोकल जो प्रोक्योरमेंट होती है उसको मीट आउट नहीं हो कर पाती। लेकिन ऐसे हालात में हम सुदूर के क्षेत्रों में भी जब वेयर हाउसेज हैं उनमें भी माल को रखते हैं। लेकिन हाँ, जिस तरीके की अभी खरीदी हुई है उसमें आगे की खरीदी के लिए हमें वेयर हाउसिंग स्पेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इतने कम दरमियान में उस स्टॉक को सेल करके फिर वेयर हाउस को वैकेट करना उतना आसान नहीं होगा। उसके बारे में कार्रवाई की जा रही है और राज्य सरकारों को ये बताया जा रहा है कि जिन जिन जगहों पर तुअर, चना एवं सरसों, मसूर आदि की प्रोडक्शन होती है उसमें समुचित भंडारण की व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से वेयर हाउसिंग को टेक ओवर करके एसडब्ल्यूसी हमें देते हैं वो व्यवस्था, या फिर कोई और भी अल्टरनेटिव है तो उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन यह जरूर है कि किसानों को समर्थन मूल्य देने के लिए हम हर तरह से प्रयासरत रहेंगे। वेयर हाउसिंग की समस्या हम सुलझा लेंगे। सुनील जी, एक चीज बड़ी क्लियर है कि आपके पास टारगेट्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं प्रोक्योर करने के या बफर स्टॉक भी रखने के। जहां तक दालों की बात है, आपने तुअर काफी खरीदी है, किस तरह के नंबर्स वहां शो इन कर रहे हैं और एज ऑफ नाउ अगर हम दालों की होल्डिंग देखें तो किस तरह की है? यदि विभिन्न दालें जो हमारे बफर में रहती हैं उसमें अभी चना, तुअर, उड़द की ज़रूरत है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये जो बफर बनता है वो सरप्लस से बनता है, क्योंकि जितनी मार्केट की डिमांड है उस पर हम नहीं चाहेंगे कि इस बफर डिमांड
के लिए हम ऐसे सप्लाईज को स्टक कर लें जो एक सामान्य तरीके से मार्केट को जाना चाहिए। तो इनकी ज़रूरत है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही साल में उस बफर का दोबारा हम रिबिल्ड करें। हम कोशिश कर रहे हैं, और इस बारे में आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आपने इस बार बजट अनाउंसमेंट में सुना भी है, जहां पर भारत सरकार ने मसूर, उड़द तथा तुअर उत्पादकों को यह भरोसा दिया है कि आप इन दालों को ग्रो करें, क्योंकि ये इस पर इंपोर्ट डिपेंडेंसी भारत की बहुत ज़्यादा है, और यदि हमें सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ मूव करना है तो इन 3 दालों को पर हमें विशेष ध्यान देना होगा, और उन्हें उन किसानों को जो ये ग्रो करते हैं उनको सरकार का बहुत अच्छा एश्योरेंस है कि नाफेड तथा एनसीसीएफ के द्वारा वे दालें समर्थन मूल्य तथा बाजार भाव पर भी यदि जरूरत पड़े तो खरीदी जाएगी। तो इससे क्या होता है कि किसान प्रोत्साहित होते हैं कि जब उन्हें समर्थन मूल्य योजना का पूर्ण लाभ मिलेगा तो वो उसको ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेंगे। एक फाइनल सवाल है और ये चने पे है, क्योंकि ये हॉट टॉपिक है। अभी भी सरकार आंकलन आ चुका है, लेकिन ट्रेड आंकलन कर रहा है कि किस तरह की फसल देखने को मिल पाएगी, नेफेड खरीदेगी, इंडस्ट्री खरीदेगी, कैसे होगा, क्या होगा। आपका एक तो क्या रिलेशन है ट्रेड के साथ, क्योंकि ये बिल्कुल ही नेफेड कितना लेगा, प्राइवेट ट्रेड कितना लेगा, ये कॉन्वर्सेशन एट ऑल टाइम्स यहाँ पर जारी रहती है। देखिए, कन्वर्सेशन जारी रहनी चाहिए, अच्छी बात है, इसमें जो विचार विमर्श होते रहने चाहिए। लेकिन जैसा कि आपने पैनल भी मुझे सुना, हमारा जो दायित्व है एमएसपी को मेंटेन करना। एमएसपी 5,650 रुपये की है। यदि इससे नीचे जाता है तो हमारे जितने भी खरीदी केंद्र हैं वो नेचुरली एक्टिवेट हो जाएंगे। आपने 2023 में भी देखा था कि ट्रेड का आकलन हमारे लिए, हमारी खरीद के लिए काफी कम था, और मैं आपके ही पैनल में था ऐसे ही फंक्शन में मुंबई में, जहां पर ट्रेड ने ये कहा था कि हम 7 से 8 लाख टन से ज्यादा हमें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मैंने उस पर हर्ष भी जाहिर की थी कि अच्छी बात है कि हमें कम खरीदी करनी पड़े। यदि मार्केट से ही यदि किसान को समर्थन मूल्य मिल जाता है तो नाफेड को इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पीएसएस पॉलिसी है वो मार्केट इंटरवेंशन की पॉलिसी है, न कि प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी है। तो देखा गया कि पिछली बार 2023 में 7 लाख 8 लाख मीट्रिक टन जो व्यापार का आकलन था, उससे हमें कहीं ज्यादा 23.52 लाख मीट्रिक टन खरीदना पड़ा, और हम खुश रहे कि हम इतनी अच्छी खरीद करके किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दे पाए। परंतु इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, उस खरीदी के बाद जून 2023 के बाद ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि चने उत्पादकों को उनको एमएसपी न मिल पाया हो, क्योंकि आपने 2024 में भी देखा कि 5,440 का जो दर था उसके ऊपर मार्केट रहा और हमें बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और 45,000 ही मेट्रिक टन हमें खरीदने की ज़रूरत पड़ी। इस साल भी जो देखा जा रहा है, जो अभी आरंभिक आंकड़े आ रहे हैं, अभी भी मार्केट 5,770 पर घूम रहा है। यदि अच्छी आवक के कारण यदि मार्केट नीचे जाता है तो यह एक और अच्छी बात है कि सोयाबीन, उड़द, तुअर की खरीदी केंद्र जो ऑलरेडी एक्टिवेटेड हैं, वह चने तथा सरसों तथा मसूर तीनों जिनसों की खरीदी के लिए हमारी तैयारी वैसे ही चलती रहेगी। सुनील जी, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ देने के लिए और वो सारी बातों पर अपने डिटेल्स भी बताने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू मनीषा जी। तो एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन था सुनील कुमार सिंह के साथ, जो नेफेड से हमारे साथ जुड़े, ये बताने के लिए कि तैयारी पूरी है। और जहां तक दालें, और जैसे उन्होंने कहा कि 23 फसलों में से 16 की खरीदारी यहां पर नेफेड करता है, एमएसपी है उसके बिलो प्राइसेस जाते हैं, और दालों में ऑफकोर्स यहां पर काफ़ी कुछ करने की एक्सपेक्टेशन भी है। लेकिन इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे निर्मल बैंक सिक्योरिटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट कुणाल शाह। उनसे जानेंगे कि जो नॉन एग्रो कमोडिटीज़ हैं, जहाँ पर इतनी ज़्यादा उठापटक और अनसर्टनिटी है, वहाँ पर कैसे करें कारोबार। कुणाल शाह है। कुणाल, सबसे पहले आपसे सोने चांदी पर बात करना चाहेंगे। पिछले हफ्ते की ऑल टाइम हाई सोने में बनने के बाद कुछ मुनाफा वसूली के साथ ये हफ्ता शुरू हुआ है, और आज मंडे को यूएस बंद भी है। तो किस तरह के ट्रेड्स आज देखने को मिल सकते हैं? जो रुपये में थोड़ी सी हमने स्टेबिलिटी आते हुए देखी है, क्या उसका भी फायदा सोने और चांदी को मिलेगा? आई थिंक सबसे बड़ा ट्रिगर गोल्ड और सिल्वर में शॉर्ट टर्म में है, दैट इज रशिया और यूक्रेन की जो पीस टॉक है, उसमें ट्रम्प ने आज सवेरे ही कहा है कि वी आर गोइंग टू इंक्लूड ज़ेलेंस्की इन दैट टॉक। सो टिल संडे दे वर नॉट रेडी टू इंक्लूड ज़ेलेंस्की। सो ऐसा लग रहा है कि कहीं भी रशिया भी कहीं अभी परेशान है, और साथ में यूएस और
ये जो पीस टॉक की वजह से एक बार सोने में थोड़ा करेक्शन, प्रॉफिट टेकिंग, जो जो भी आप टेक्निकल टर्म यूज करें वो आना तय है। सो पिछले हफ्ते यूएस का इन्फ्लेशन बढ़ के आया था, तो वो भी अभी फिलहाल एक बार अपसाइड कैप कर रहा है नियर टर्म में। तो $3000 नियर टर्म में ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे। इवेंचुअली करेगा, बट नियर टर्म में मुझे लग रहा है कि एक बार गोल्ड और सिल्वर दोनों में आपको एक प्रॉफिट टेकिंग का दौर देखने मिल सकता है ये हफ्ते, मेनली लेड बाय रशिया का जो पीस टॉक है उसके चलते हुए एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो जाएगी कि कोई पॉजिटिव रिजोल्यूशन आएगा, और ये डेवलपमेंट होता है तो जो जियोपॉलिटिकल प्रीमियम गोल्ड में बिल्ड हुआ है वो कम हो जाएगा, वो निकल जाएगा। सो लग रहा है कि $50-60 का करेक्शन गोल्ड में आ सकता है। कुणाल, एक जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक 2750 पे हम ये साल खत्म करेंगे। सी मतलब मैं फंडामेंटली अगर $3000 का टारगेट रख के चला था पूरे साल का, सो 2950 $3000 हमारा टारगेट था। सो ऑलरेडी साल के स्टार्ट होने के 1.5 महीने में ही $2980 तो टेस्ट कर दिया फ्यूचर पे, 2975। सो $3000 ऑलमोस्ट हो गया है। तो $3000 के ऊपर नया सेंट्रल बैंक का बाइंग आना या नया एग्रेसिव बाइंग आना या ज्वेलरी डिमांड बढ़ जाएगी, ये सब सिनारियो पॉसिबल नहीं है। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग शॉर्ट टर्म में अपसाइड ज्यादा लग नहीं रही है। अगर वर्ल्ड में कोई ऐसे इवेंट होते हैं कि यूएस में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया या अनसर्टेनिटी बढ़ गई या बॉन्ड मार्केट में प्रॉब्लम आ गए, तब जाके गोल्ड में तेजी आएगी। बट जो आप कह रहे हैं वो अभी फिलहाल लग रहा है कि अभी अपसाइड लिमिटेड लग रही है। अभी यहां से नई तेजी होने के लिए बहुत ज्यादा ट्रिगर्स लगेंगे जो अभी फिलहाल दिख नहीं रहे, और ये पीस टॉक के कारण जियोपॉलिटिकल प्रीमियम कम हो जाएगा। सो उछाले पे बेच के काम कीजिए। साथ ही साथ कुणाल, अब यहाँ पर मेटल्स पे क्या सेंस है, क्योंकि कॉपर थोड़ा सा फ्लैट है, पिछले हफ्ते में तेजी थी, 7 महीने के हाईज हमने बनते हुए देखे, लेकिन आज के भी अगर ट्रेंड्स देखें तो एल्यूमिनियम, टिन, इवन जिंक में हल्की सी खरीदारी है। क्या मेटल्स में और स्टेबिलिटी और तेजी की उम्मीद है? तो मेरा व्यू थोड़ा कॉन्ट्ररी है मेटल्स में मुझे लग रहा है बाय डिप्स करना चाहिए, डिप्स में बाय करते रहना चाहिए, क्योंकि इट इज प्योरली चाइना रिलेटेड। और चाइना राइट नाउ आज की तारीख में ये ग्लोबली जो भी चल रहा है उसमें सबसे बड़ा विनर, आज आप देखिए चाइना की इंडाइसिस 15% ऊपर है साल के स्टार्ट होने में ही। सो मेटल्स आर गोइंग टू बी विनर बिकॉज चाइना की जो पॉलिसीज है गोइंग फॉरवर्ड, वो दे आर गोइंग टू अडॉप्ट इजी मॉनेटरी पॉलिसी गोइंग फॉरवर्ड, दे आर गोइंग टू अडॉप्ट स्टिमुलस इन देयर इकोनॉमी। उनको यूएस का इन्फ्लेशन का कोई पड़ा नहीं है, यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो बढ़ने दो। सो अगर यूएस ने एल्यूमिनियम और स्टील पे 25% टैरिफ लगाया है और यहां से एल्यूमिनियम के प्राइसेस और 20% बढ़ते हैं, तो यूएस के लिए वो एल्यूमिनियम 45% बढ़ जाएगा। सो मुझे तो लग रहा है कि चाइना अपनी इकोनॉमी को और स्टिमुलस दे के प्रॉप अप करेगा ये साल, और इन्फ्लेशन वर्ल्ड में लाने की पूरी कोशिश करेगा ताकि यूएस के लिए डिफिकल्ट हो जाए। सो मैं बुलिश हूं मेटल्स पे, डिमांड सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है यूएस और चाइना के बीच में, उसका बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा मेटल। सो कॉपर आप अराउंड 860 के आसपास बाय कर सकते हैं, 865 के आसपास भी बाय कर सकते हैं। ऊपर में टारगेट आप रखिए 800, फर्स्ट टारगेट 880, सेकेंड टारगेट 900 रुपीज। मुझे मेटल्स में बहुत तेजी लग रही है ये साल। ऑलराइट, तो सोने में हमने उसके टारगेट्स ऑलरेडी यहाँ पर आते हुए देखे हैं, तो थोड़ी सी यहाँ पर स्टेबिलिटी या गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन मेटल्स में खरीदारी के मौके आपको अब भी ढूंढने चाहिए। कुणाल, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और बहुत वैल्यूएबल इनसाइट्स भी शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी टाइम है, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे इक्विटीज़ की।